ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसे सबको पता है चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पूरा चैप्टर 2 अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट बैंकिंग और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग में हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इवैल्यूएशन ऑफ बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम एंड मीनिंग ऑफ बैंक एंड इट्स क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देयर आर 2 फंक्शंस, उसमें एक फंक्शन कंप्लीट कर दिया था और एक फंक्शन बाकी है जो आज हम पूरा पढ़ेंगे, बराबर। तो चैप्टर नंबर 4 ऐसे 2 अलग अलग पार्टीशन करके हम पढ़ेंगे तो ईजीनेस रहेगी, पूरा चैप्टर समझने में भी हमको पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे आपको फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक दिखाई दे रहा है। देयर आर 2 फंक्शंस फॉर कॉमर्शियल बैंक, मेन और प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी और अदर फंक्शन। मैंने आपको मेन फंक्शन पढ़ा दिया। मेन फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकेंड पॉइंट प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, थर्ड क्रेडिट क्रिएशन, नंबर 4 पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, फिफ्थ पॉइंट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, बराबर। तो ये मेन फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शन और अदर फंक्शन। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट आते हैं लेकिन दोनों के दोनों काम के हैं। फर्स्ट पॉइंट एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, सेकेंड प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विथ चेंजिंग टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है वैसे वैसे कौन से टाइप की किस तरीके की फैसिलिटी या सर्विस कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है वो हमको उसमें पढ़ना पड़ेगा। यानी सेकेंडरी फंक्शंस जो है वो कंपेयर टू मेन फंक्शन थोड़े इजी है और थोड़े बहुत आपको पता भी है, बराबर। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी फंक्शन। अब आपकी स्क्रीन पे सेकेंडरी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, बराबर। अलग अलग टाइप की सर्विसेज यहाँ पे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। अ बैंक प्रोवाइड्स वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू इट्स कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter on behalf of the importer, बराबर। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक, बराबर। एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक दूसरे को जानते नहीं है तो एक्सचेंज करना है उनको, बराबर। इंपोर्टर जो होता है उसको पेमेंट करना है तो इंपोर्टर अपनी बैंक होगी उसको बोलेगा कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दो एक्सपोर्टर के नाम से, तो पेमेंट हो जाएगा। यानी इंटरनेशनल ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट जो इश्यू करने की बात आती है वो कॉमर्शियल बैंक करती है। ठीक है, यानी ये एक काम हो गया, बराबर, एक फंक्शन हो गया कॉमर्शियल बैंक का। ठीक है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स अंडरराइटिंग सर्विसेज टू वेरियस बिजनेसेस। अंडरराइटिंग सर्विसेज यानी गारंटी लेने की बात आती है।
जैसा बिजनेस वैसी गारंटी, बड़ा बिजनेस बड़ी गारंटी, छोटा बिजनेस छोटी गारंटी, उस हिसाब से लोन प्रोवाइड करने की बात आती है, बराबर। दूसरा एक सीसी करके आता है, कैश क्रेडिट करके, वो भी प्रोवाइड करने की बात आती है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स अंडरराइटिंग सर्विसेज टू वेरियस बिजनेसेस। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट उसका सही नाम है, लेकिन आप उसको लॉकर फैसिलिटी के नाम से जानते हो, इसलिए उन्होंने वहाँ पे इंटू ब्रैकेट करके दिया हुआ है, बराबर। आई अगेन रिपीट, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स मीन्स लॉकर फैसिलिटी ऑन रेंट to its customers, wherein they can safely store their precious jewelry, documents, etc. यानी प्रेशियस ज्वेलरी या फिर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये लॉकर के अंदर सेफली कोई भी कस्टमर, बैंक का जो कस्टमर है वो रख सकता है, और ये लॉकर के अगेंस्ट उसको रेंट देना पड़ता है। वॉट एवर जिस तरीके से बैंक ने डिसाइड करके रखा है उस तरीके से वो रेंट पे करना पड़ता है, बराबर। बैंक्स प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस which are important for development of communities. When some payments are to be made with full proof security, banks provide service to the payer by issuing draft or pay order. सबसे पहले ये बता दूँ, इश्यूइंग ड्राफ्ट, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट, एक होता है डिमांड ड्राफ्ट और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट। जो भी ड्राफ्ट, जैसे भी ड्राफ्ट चाहिए वो कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर डिमांड ड्राफ्ट होते हैं तो वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह दिए जाते हैं, अगर वो ओवरड्राफ्ट की डिमांड होती है तो ओवरड्राफ्ट की तरह दिया जाता है। माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी, इंडिया जैसी कंट्री में कोई भी कॉमर्शियल बैंक के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, स्मॉल बिजनेसेस ज़्यादा है। अगर स्मॉल बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिलेगा तो उतना ग्रो होगा, उतना जल्दी बराबर डेवलपमेंट होगा, अलग अलग कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होगा। यानी जो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं उन सबका बराबर इसके अंदर बेनिफिट होगा, बराबर। तो ये हुआ एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। याद रखने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग सर्विसेज, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, माइक्रो फाइनेंस, इश्यूइंग ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, बराबर। तो ऐसी डिटेल आएगी, ठीक है। अब सेकेंडरी फंक्शन का सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विथ चेंजिंग टाइम। बैंकिंग इज एन इवैल्यूशनरी कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट। यानी इवैल्यूएशन जैसे जैसे मॉडर्न अप्रोचेस होते जाते हैं वैसे बैंकिंग कंसेप्ट भी चेंज होता रहता है। देयर इज कंटिन्यूअस एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस, एक्टिविटीज and services of the bank. I again repeat, banking is an evolutionary concept. There is continuous expansion and diversification of the functions, activities and services of the bank. यानी उस तरीके से functions, activities और service जो बैंक की होती है उसमें भी evaluation आता है, यानी changes आते हैं। मैं तो ऐसा बोलूँगा मॉडर्नाइजेशन होता है। आज ईच एंड एवरी बैंक में मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट देखने को मिल रही है। इन प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट ऑफ एनी अदर कस्टमर ऑफ एनी बैंक इज डन थ्रू फैसिलिटीज लाइक NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बहुत जल्दी पेमेंट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी आज पॉसिबल बन चुकी है। याद रखना, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र वगैरह जो होता है
वो इंटरनेट सर्विस के बगैर नहीं हो सकता। विदाउट इंटरनेट सर्विस इट इज़ नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। बराबर, फिर से बोल रहा हूँ, इन प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट ऑफ एनी अदर कस्टमर ऑफ एनी बैंक इज डन थ्रू फैसिलिटीज लाइक NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बराबर, ये फुल फॉर्म्स वगैरह पता है आपको, इसके बारे में भी आपको पता है। अब तो NEFT RTGS आप कभी भी कहीं से भी बैंकिंग टाइमिंग जो भी होता है, बराबर, उसमें से आप वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट कर सकते हो। और अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में से भी आप जल्दी से कर सकते हो। बराबर, both these are possible because of COR. COR means centralized online real-time exchange. Besides, customers can get various details of their account as well as make payments, buy goods, book tickets, etc. on their computer or mobile phone through internet banking and mobile banking application. मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आप NEFT करते हो, जो आप RTGS की फैसिलिटी यूज़ करते हो, तो उसको कॉर बोला जाता है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। कुछ लोग उसको कॉर बैंकिंग भी बोलते हैं। कस्टमर कैन गेट वेरियस डिटेल्स ऑफ देयर अकाउंट एज वेल एज मेक पेमेंट्स, बाय गुड्स, बुक टिकट्स एट्सेट्रा ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। बराबर, तो विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र और मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी डज नॉट पॉसिबल, यानी इंटरनेट के बगैर ये सब हो सकता नहीं है। ठीक है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। This is an account where shares, debentures, bonds, etc. can be held in electronic form, which is easier than holding them in physical form. यानी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड ये सब जो होता है तो लोग परचेस करते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह फिजिकल फॉर्म में आते हैं, तो उसको आपको फाइलिंग वगैरह करना पड़ता है, फिजिकल फॉर्म में रखना पड़ता है फोल्डर वगैरह में। तो उससे बेटर है कि डीमैट अकाउंट खुलवा दो। डीमैट अकाउंट में वो बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वे में रहेगा। जब भी आपको चाहिए आप वो स्टेटमेंट निकाल लो, प्रिंट कर लो प्रिंटर में से, तो आपको पूरा मिल जाएगा। डे टू डे आपको अपडेट भी मिलेगा। और आज शेयर मार्केट में तो कंपलसरी हो गया है, यू शुड हैव डीमैट अकाउंट फॉर सेलिंग एंड ट्रेडिंग एंड सेलिंग और परचेज एनी काइंड ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। बराबर, तो ये डिटेल हो गई। बराबर, तो ये सेकंड पॉइंट मैंने कंप्लीट किया, प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विथ चेंजिंग टाइम, यानी इसके साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उसमें मैंने पहले आपको मेन फंक्शंस पढ़ाए, अभी दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया वो अदर फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शन भी मैं बोल सकता हूँ और सेकेंडरी फंक्शन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, एक पूरा 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हुआ। स्क्रीन पे देख रहे हो आप, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। मीनिंग तो सिर्फ एक ही है डेफिनेशन में, बराबर, अगर वो मैं पढ़ा दूँ तो चलेगा, लेकिन अच्छी तरीके से हमको उसका कंसेप्ट पढ़ना है। ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच मैनेजेस, इवेल्युएट्स एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री। बिसाइड्स, अ सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट and rights of consumers of various bank and of the general public। कंफर्म है, पूरे कंट्री के अंदर सबसे बड़ी बैंक होती है, एपेक्स बैंक होती है, वो सेंट्रल बैंक होती है। बराबर, सेंट्रल बैंक ऑलवेज जो भी जनरल पब्लिक होती है, कस्टमर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट और राइट्स को ध्यान में रख के ही
बराबर पूरे फंक्शंस इम्प्लीमेंट करती है, बराबर। अब डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर R.P. Kent, the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare. I again repeat, according to Professor R.P. Kent, the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare, बराबर। यानी ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेज करना पड़ता है एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी मैं तो ऐसा बोलूँगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन करना पड़ता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बैंक की क्रिएट होती है वो होती है सेंट्रल बैंक, अकॉर्डिंग टू R.P. Kent। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। हेंस सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, whose function is to aid, regulate and promote the entire money market and the banking sector, as well as the maintain monetary or financial stability for overall economic good of the nation। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। सेंट्रल बैंक एक ऐसी एपेक्स बैंक होती है कंट्री की जो उसका एक मेन फंक्शन ऐसा होता है जिसमें वो एड प्रोवाइड करती है बैंक को, रेगुलेट करती है उसके फंक्शंस, बराबर प्रमोट भी करती है कुछ बैंक के फंक्शंस को या नई बैंकिंग सिस्टम्स को, एंटायर मनी मार्केट को भी वो प्रमोट करती है, बराबर, और पूरे एंटायर मनी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन करके रखती है। ये बहुत बड़ा काम होता है, बराबर। वो काम सेंट्रल बैंक करती है, हमारी कंट्री में ये काम RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर। अब जो डिटेल स्क्रीन पे हैं वो सारी डिटेल MCQ VSQ में अलग से आ सकती है, ध्यान रखना। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The central bank in India is known as Reserve Bank of India, बराबर, ये हमको पता होना चाहिए। RBI उसका शॉर्ट फॉर्म है, RBI, बराबर। RBI was established on 1st April 1935 with a private paid up capital of ₹5 crores. RBI was nationalized on 1st January 1949. RBI also supervises and regulates the entire banking sector as well as formulate the monetary policy of India, बराबर। तो ये RBI का पूरा एक इंट्रोडक्शन हो गया। 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई, बराबर। जब एस्टैब्लिश हुई तब RBI का ओनरशिप प्राइवेट था, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपीस का था। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को, यानी 1949 1 जनवरी से RBI गवर्नमेंट के पास चली गई। डैट मीन्स प्राइवेट थी, उसमें से उसका नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन होने से वो अब पब्लिक सेक्टर में है। ऐसा कोई सेक्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भी आपको पता चले, अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया सेंट्रल बैंक का या फिर RBI का, बराबर। आपको अलग तरीके से भी कोई आंसर पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीन पे आपकी एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कंफर्म लर्न करना है, बोर्ड की एग्ज़ाम में आया हुआ है, और सबसे बड़ी बात 3 मार्कर का आंसर है, 2 मार्कर में भी आता है,
2 मार्कर में आता है तो 4 पॉइंट, 3 मार्कर में आते हैं तो 6 पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग नंबर्स इश्यूइंग करेंसी, bankers to government, credit creation and branches. These are the points of these difference. बराबर, these are the points of these difference. सबसे पहले मीनिंग, commercial bank is one which transact the business of banking, that is accepting deposits from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise. सामने सेंट्रल बैंक, the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वेलफेयर। अभी कुछ मिनट पहले ही हमने ये मीनिंग पढ़ लिया। देन नंबर, बराबर, देर आर मैनी नंबर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, देर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ नेशन। इश्यूइंग करेंसी, कॉमर्शियल बैंक हैज नो राइट टू इश्यू करेंसी, सेंट्रल बैंक हैविंग सोल राइट टू इश्यू करेंसी। यानी सेंट्रल बैंक के बगैर कोई भी बैंक, बराबर, करेंसी इश्यू नहीं कर सकती। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, कॉमर्शियल बैंक इज नॉट अ बैंकर्स टू गवर्नमेंट। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड तो गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक से बैंकिंग फैसिलिटी ले सकती है, बराबर। बट सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स टू गवर्नमेंट, वो तो कंपल्सरी है। Credit creation, commercial bank make a function of credit creation, central bank implement a function of credit creation on credit creation by commercial bank। यानी कॉमर्शियल बैंक ने जो क्रेडिट क्रिएशन किया है उस पर कंट्रोलिंग कौन करता है? सेंट्रल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन करता है कॉमर्शियल बैंक और उस पर कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, बराबर, ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट पॉइंट, ब्रांचेस, कॉमर्शियल बैंक हैविंग सो मैनी ब्रांचेस अक्रॉस नेशन, यानी पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती है कॉमर्शियल बैंक की। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, सो देयर इज नो एनी ब्रांच ऑफ इट, यानी उसकी कोई ब्रांच होती नहीं है। तो ये हुआ पूरा एक डिफरेंस, कंपल्सरी लर्न करना है हमको, क्योंकि ये बोर्ड की एग्ज़ाम में आया हुआ है, बराबर। अगर आपको लर्न करना है तो बहुत इजी है। MNIBCB, क्या बोल रहा हूँ मैं? MNIBCB। M मीन्स मीनिंग, N मीन्स नंबर्स, I मीन्स इश्यूइंग करेंसी, B मीन्स बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बराबर, C मीन्स क्रेडिट क्रिएशन एंड B मीन्स ब्रांचेस, बराबर। MNIBCB, फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? MNIBCB। तो इतनी डिटेल आज के लेक्चर में मैं रखता हूँ, बराबर। होमवर्क में आपको ये पूरा डिफरेंस लिखना है, कंफर्म है डिफरेंस आएगा एग्ज़ाम में, कोई भी लेवल की, लिख के लर्न भी करके रखना है, बराबर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। जय श्री कृष्ण।